नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आटे दाल के भाव में विपक्ष ताव में। जी हां, आज हम हल्ला बोल करेंगे इसी पर। सरकार ने पैकेज वाले ब्रांडेड आटे दाल दूसरे खाद्य पदार्थों पर जीएसटी का ऐलान किया तो विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। अनाज दाल पर जीएसटी की मार है। आजादी के बाद पहली बार हो रहा है, आटे पे चाटा मार दिया आपने। महंगाई पर विपक्ष की ललकार है। तो जरूरत के हिसाब से रिव्यू किया गया है। विपक्ष को इन चीजों को समझना चाहिए। मुद्दा बड़ा है, सरकार पर वार धारदार है। लूट लो उसका और पहुंचा दो, हम दो हमारे दो की झोली में। जीएसटी में आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ऑपोजिशन के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। फसल बीमा योजना के बराबर का नहीं है तो क्या ठीक नहीं है। वार पर पलटवार, अब की बार आर पार है। हाउस का रुख है साहब विपक्ष का, पार्लियामेंट नहीं चल सकता। आपको एक वक्त पर इसे गब्बर सिंह टैक्स कहा था राहुल गांधी ने, और इसी को लेकर खूब बवाल हुआ। लेकिन एक बार फिर से जीएसटी का मामला क्यों सामने आ गया है, हम आपको बता रहे हैं। समझिए हंगामा क्यों है। क्योंकि पहली बार जो प्री पैकेज प्रोडक्ट्स हैं उन पर लगेगी जीएसटी। पहली बार प्री पैकेज अनाज दाल आटा पर 5% का जीएसटी लगने वाला है। नंबर 2, पहली बार प्री पैकेज दही हो, लस्सी, छाछ, पनीर, जीएसटी। देखिए, ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पर होगा, ये भी याद रखिएगा। जो किसी नाम से बेचते हो, कोई कंपनी है, ब्रांडेड प्री पैकेज प्रोडक्ट पर कीमत बढ़ेगी। जो टेट्रा पैक्स पर जीएसटी है वो 12% से अब बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। टेट्रा पैक में पेय पदार्थ की कीमत 5% बढ़ सकती है। तो ये बड़ी बातें हैं जिसकी वजह से विपक्ष का ये हंगामा है। अब हम आपको दिखाते हैं अंतर। मिल्क पाउडर प्री जीएसटी क्या, और फिर जीएसटी लगने के बाद उसका क्या दाम हो जाएगा। नंबर्स इस वक्त आ नहीं रहे हैं, हम आपको फिर से ये दिखाएंगे, लेकिन जो सियासी घमासान इस पर छिड़ गया वो आपको दिखा देते हैं। निश्चित रूप से हम लोग इसका विरोध करेंगे। आप खाने पीने के सामानों पे कैसे जीएसटी लगा सकते हैं। आजादी के बाद पहली बार हो रहा है, आटे पे चाटा मार दिया आपने। विपक्ष का काम है विरोध करना। वो चाहे जितनी अच्छी बात हो उसका विरोध करते हैं। इसके पहले जीएसटी जब नहीं थी तो तमाम विभिन्न प्रकार के टैक्स लगते थे। अब एक टैक्स हो गया और उसको अगर रिव्यू किया गया है तो ज़रूरत के हिसाब से रिव्यू किया गया है। विपक्ष को इन चीज़ों को समझना चाहिए। वो समझने के बजाय अच्छे कामों का भी वो विरोध करने का काम करते हैं, और इसीलिए जो है विपक्ष की बातों को जनता पसंद नहीं करती, और इसीलिए लगातार उनका वोट का परसेंटेज घट रहा है। अब बच्चों को दूध नहीं मिल पा रहा, इतना महंगा हो गया। पहले ही महंगाई आसमान को छू रही थी। पहले ही लोग गाने लगे थे कि महंगाई डायन मारे जाते हैं। अब देखिए, तब तक मुझे ऐसा लगता है हाउस का रुख है साहब विपक्ष का, पार्लियामेंट नहीं चल सकता अगर गवर्नमेंट नहीं इस पर डिस्कशन करने के लिए तैयार हो। इस तरह से ऑपोजिशन लोगों को गुमराह करने के लिए एक साजिश कर रहा है। हाय तौबा मचा रहा है कि जीएसटी रेट बढ़ा दिया गया है। अरे भाई, जीएसटी रेट कोई भारतीय जनता पार्टी बढ़ाती है या हमारी सरकार बढ़ाती है। जीएसटी में आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ऑपोजिशन के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। सारे फाइनेंस मिनिस्टर वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने स्टेट्स को, और पूरे चर्चा के बाद उसको डिसीजन लिया जाता है। मोदी जी के पास कुछ बचा नहीं, तो जो घर में सबसे गरीब उसी को लगा के लूट लो उसका और पहुंचा दो, हम दो हमारे दो की झोली में। आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी के पास कोई नीति एजेंडा तो है नहीं, देश के विकास में हमेशा बाधा उत्पन्न करते हैं। आपने खाने की चीजें महंगी कर दी। आप कह रहे थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो आप सच में लोगों को खाने नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं खाने दे रहे हैं। उनसे उनका अनाज तक आप महंगा करके टैक्स लगा करके छीन लेना चाहते हैं। कई चीजें ऐसी होती हैं, सरकार जहां गरीबों के लिए कई योजनाएं बना करके उनके जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास करती है, वहीं दूसरी ओर कुछ सरकार के लिए जरूरी होता है कि खजाने में पैसा भी आएगा तभी ना किसी योजना के लिए दिया जाएगा। महंगाई है, ये एक चुनौती है। सरकार हर तरफ ध्यान रख करके जो निर्णय है, ये कोई जीएसटी भारत सरकार का निर्णय नहीं है या भाजपा सरकार का निर्णय नहीं है। जीएसटी काउंसिल भाजपा और गैर भाजपा सरकारों के सभी राज्यों के द्वारा मिलकर के वो काउंसिल निर्णय लेती है, उसके हिसाब से ये विषय आगे बढ़ता है। अब आइए आपको बताते हैं निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री किस तरह से समझा रही हैं कि ये जो जीएसटी में बदलाव किए गए, इसीलिए हमने कहा है वित्त मंत्री की जीएसटी पर क्लास। नंबर 1,
अनाज पर पहली बार जीएसटी नहीं लगाया गया। वो बता रही है कि इससे पहले भी राज्य सरकारें अनाज पर टैक्स लेती रही हैं और इसी के साथ उन्होंने आंकड़े भी सामने रखे हैं। पंजाब ने 2000 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश ने 700 करोड़ रुपए वसूला टैक्स लिया अनाज पर। इससे पहले प्री पैक्ड और ब्रांडेड अनाज पर ही जीएसटी लगेगा। वो कह रही है अगर आप खुला खरीदेंगे अनाज तो उस पर ये जीएसटी नहीं लगने वाला है। प्री पैक्ड दही, छाछ, लस्सी, पनीर पर ही जीएसटी लगाया जाएगा। खुले अनाज पर खुली दही खरीदिए, खुली लस्सी, पनीर पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ये वो बता रही है। नंबर 7, फैसला किसी एक का नहीं है, यहीं पर पूरा पेच है। जीएसटी काउंसिल का ये फैसला है। काउंसिल में कौन कौन, बीजेपी, नॉन बीजेपी जितने राज्य हैं उनके वित्त मंत्री शामिल होते हैं। जीएसटी काउंसिल में 8 गैर बीजेपी राज्यों के भी वित्त मंत्री रहे हैं और इसी के साथ जीएसटी काउंसिल में जो गैर बीजेपी राज्य हैं, देख लीजिए, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, इन सब के वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल की बैठक में बैठते हैं और इसी के साथ जो जीओएम बनाया गया है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इस पर बनाया गया है, उसमें भी जो लोग शामिल किए गए हैं उनमें से भी 3 ऐसे बीजेपी, गैर बीजेपी शासित राज्यों की सिफारिश की। उसमें पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, बार फिर से दिखा रहे मंत्रियों की जिस समूह ने ये बदलाव की सिफारिश की है उसमें पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश, गोवा, बिहार के सदस्य थे। यानी 3 गैर बीजेपी शासित राज्य हैं जिसमें एक कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान है, जिसमें पश्चिम बंगाल है टीएमसी शासन का और जिसमें केरल भी शामिल है। तो ये हो गया पूरा मामला। अब जल्दी से आपको हम खास मेहमान जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं उनसे मिला देते हैं, जिसके बाद हम आपके सामने पूरी बहस रखेंगे और फिर गौरव भाटिया जवाब देंगे जो सुप्रिया श्रीनेत आज मुद्दे उठाएंगी। हमारे साथ अजय आलोक भी इस बहस में जुड़ रहे हैं, शशि पांजा हमारे साथ जुड़ेंगे टीएमसी की तरफ से। गौरव भाटिया जी, किसी भी राज्य के वित्त मंत्री बैठे लेकिन फैसला और फैसले के लिए जवाबदेह और जिम्मेदार तो वित्त मंत्री को, आपकी सरकार को ठहराया जाएगा। ऐसे में ये क्यों ना कहा जाए कि जो मिडिल क्लास है इस देश का, उस पर एक के बाद एक तरीके खोज खोज कर मार कर रहे हैं आप लोग। ये 5% टैक्स का इजाफा तो है ना उनके लिए। अंजना जी, देखिए, सर्वप्रथम आपने कहा फैसला तो ये सरकार का ही माना जाएगा, तो मैं समझता हूं सबसे पहले कुछ तथ्य आपने रखे और कुछ मैं रखूंगा। ये जितने भी फैसले होते हैं जीएसटी के टैरिफ दर को तय करने के लिए, ये जीएसटी काउंसिल में होते हैं और इसमें जो विभिन्न राज्य हैं इनका 2/3 वेटेज होता है। हाँ। और जो केंद्र की सरकार है उसका 1/3 होता है। ये तथ्य आपने बड़ा महत्वपूर्ण बताया कि परामर्श के लिए, विचार के लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बॉडी बनाई गई। इसमें कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में सरकार है, उसके भी प्रतिनिधि थे, केरल में लेफ्ट की है, उनके भी थे, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है, उनके भी प्रतिनिधि थे। ये 28 जून 2022 की चंडीगढ़ में बैठक हुई और इसमें क्या फैसला लिया गया? इसमें यह कहा गया कि टैक्स इवेजन बहुत हो रहा है और जो ये पैकेज प्रोडक्ट हैं इन पे 5% जीएसटी लगना चाहिए। तो पहला सवाल तो ये आता है कि जब ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना ही इसीलिए था कि यहाँ अपने विचार रखें। मैं तो कांग्रेस की प्रवक्ता यहाँ बैठी हैं, टीएमसी की भी प्रवक्ता हैं, इनसे पूछना चाहूंगा वो आपत्ति दिखा दें जो दर्ज करी गई। दूसरी बात, इस सिफारिश को जीएसटी काउंसिल में रखा गया और जीएसटी काउंसिल ने भी इस पे सर्वसम्मति से, किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया और मोहर लगा दी। अब दूसरा सवाल यह आता है कि एक और मौका आपको मिला था, आपने क्यों नहीं इस पे आपत्ति दर्ज करी है? आपको यह बताना चाहिए। ये तो वही बात हुई कि अंजना ओम कश्यप जी जब एडिटोरियल मीटिंग हो चैनल के अंदर चुप रहे और बाहर आके जब अपना शो चल रहा हो तो कहें कि नहीं, आज तक की मैं पॉलिसी से सहमत नहीं हूं। जब सर्वसम्मति बन गई तो इसका मतलब है कि हम लोग सब इस बात से सहमत हैं। तीसरी बड़ी बात, जब प्री जीएसटी एरा था, अंजना जी, क्या ये पहली बार जो ये अनाज है, दही है, इस पे टैक्स लगाया जा रहा है? नहीं, इससे पहले वैट लगता था और मुझे ये बताना पड़ेगा कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, 5.5% वैट इन्हीं आइटम और चावल पे लगाती थी। उत्तर प्रदेश में उस समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 4% लगाती थी वैट।
तो जब ये लगाते हैं तो ठीक है। हम कहते हैं कि हम कर इकट्ठा करके आम जनता को जो सुविधाएं दे रहे हैं, आप जानती हैं 200 करोड़ टीके लगे, बूस्टर डोज लगेगी। 2 साल तक एक संकट का समय था, लेकिन भारत मजबूती से उसका सामना करता रहा। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। ये जो आम जनता का पैसा है उसी से किया गया ना। तो बात यह है कि अगर आपको विरोध करना था तो आपने ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में और जीएसटी काउंसिल में क्यों नहीं किया, और अगर किया तो यहां प्रमाण दे दीजिए। ठीक है, मेरे मन में 2 सवाल आए हैं आपके जवाब से, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करूंगी। अन्य मेहमानों से सवाल करने के बाद आपके पास गौरव भाटिया जी मैं लौटूंगी। ये कोविड वाला मामला कब तक चलता रहेगा? टीकाकरण के लिए, उसके बाद लाभार्थी जो आप देते हैं, स्कीम देते रहते हैं, क्या तमाम सरकारें अपने अपने पेट स्कीम को जारी रखने के लिए आम आदमी से टैक्स वसूली कर रही है इस देश में? लेकिन सुप्रिया जी, ये तो मतलब दोमुहापन कहलाएगा ना। आप मीटिंग के अंदर कुछ और बोले आपके मंत्री, और बाहर आकर आप लोग ज्ञान दें कि तो गब्बर सिंह टैक्स आ गया। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर वहां पर क्यों नहीं जय और वीरू मोर्चा संभालते हैं? क्यों नहीं मीटिंग के अंदर बोलते हैं कि ये गलत हो रहा है, मत कीजिए ऐसा? करीब 3.25 मिनट भाजपा के प्रवक्ता ने बोला और 14 थ्रेड की ट्वीट निर्मला सीतारमण जी को करनी पड़ी जीएसटी काउंसिल के डिसीजन के बाद। आपके डायरेक्ट सवाल का सबसे पहले तो मैं एक वीडियो दिखाकर डायरेक्ट जवाब दे देती हूं। दो मुहेपन की बात, ये दो मुहापन प्रधानमंत्री मोदी जी की बात का है, और मुझे लगता है हर देशवासी को यह सुन लेना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा था। देश के प्रधानमंत्री ने 2019 में उनके क्या शब्द थे और 2022 में उनकी सरकार क्या कर रही है, पहले ये सुनना जरूरी है। 40 सेकंड की बाइट है, होपफुली आप अलाउ करेंगे। यहां तक कि पहले गेहूं, चावल, दही, लच्छी, छाछ, इस पर भी टैक्स लगता था। आज ये सब जीएसटी के बाद टैक्स फ्री हो गए। बहुत बड़ी खबर आप जान लीजिए। तो ये बोल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कि पहले जो था वो टैक्स लगता था, अब सब टैक्स फ्री हो गया 2019 में। 2022 में फिर से सब पर टैक्स लगा दिया कि दो मुहा ये होता है। यहां पर बोला गया कि काउंसिल में कुछ बात हुई और बाहर आके कुछ बात हो रही है। 2-4 सवाल समझना और जीएसटी काउंसिल कैसे काम करती है जानना जरूरी है। जीएसटी काउंसिल के सामने प्रपोजल लाया जाता है, कई बार स्टेट्स और सेंटर मिलके लाते हैं, कई बार सिर्फ सेंटर लाता है। प्राइस इंक्रीज करना पैकेज प्रोडक्ट्स का प्रपोजल इंक्रीज जो आया था वो निर्मला सीतारमण जी की तरफ से आया था। निर्मला सीतारमण जी देश की हालात ज्यादा अच्छी तरह से जान रही हैं। हम सब लोग चलिए अनभिज्ञ हो सकते हैं, राज्य अनभिज्ञ है, वो तो जान रही हैं कि किस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। वो ऐसा प्रपोजल क्यों लेकर आई? तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जीएसटी काउंसिल तो रेकमेंडेटरी है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, इस पे सरकार की कोई आपत्ति नहीं है, वो सिर्फ रेकमेंडेशन देती है। तो अगर रेकमेंडेटरी है, सरकार ने इसको क्यों तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया? नहीं करना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी बात आपके दर्शकों के लिए जाननी जरूरी है, क्योंकि 14 थ्रेड की ट्वीट में और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, यह नहीं बताया जा रहा है कि अगर कोई पैकेज प्रोडक्ट 25 किलो तक है, चाहे वो चावल, आटा, जिन जिन पर लग रहा है जीएसटी, दही, पनीर, अगर 25 किलो तक है तो 5% जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर 25 किलो के ज्यादा है तो 5% जीएसटी नहीं लगेगा। अब आप मुझे ये बताइए कि गरीब आदमी, लोअर मिडिल क्लास आदमी जो डीमार्ट जैसे स्टोर्स में जाकर ये पैकेज प्रोडक्ट खरीदता है, लूज आइटम अब सिर्फ पीडीएस वाले लोग लेते हैं, लूज आइटम अब कोई नहीं लेता है पूरे देश में। अगर बड़े बड़े स्टोर्स में छोटे लोग जाकर ये लेने की कोशिश करते हैं, वो 10 किलो आटे की बोरी लेते हैं, 20 किलो आटे की बोरी लेते हैं, उनको 5% देना पड़ेगा। लेकिन जो धनाढ़ जाएगा, जो 25 किलो से ज्यादा का लेगा, जो 25 लीटर से ज्यादा का लेगा, उसको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। एक टेक्निकल बात भी यहां पर बतानी जरूरी है। टेक्निकल बात क्या है? टेक्निकल बात यह है कि जो सरकार स्वच्छता का बहुत डींग हाँकती है, आप क्या ये कह रहे हैं कि पैकेज प्रोडक्ट क्योंकि हाइजीनिक होगा वो गरीब आदमी ना इस्तेमाल करे? गरीब आदमी को डिसइंसेंटिवाइज किया जाएगा, आप खुला ही लेते रहिए, उस पर टैक्स नहीं पड़ेगा। पैकेज पर आप टैक्स लगाएंगे 25 किलो तक, 25 किलो के बाद कोई टैक्स नहीं है। एक और बात कहना चाहती हूं और उसके बाद में अपनी बात बंद कर दूंगी। जब जीएसटी आया तो एक इनपुट टैक्स भी आया। आप किसी चीज पर 10% 12% जीएसटी लगाते हैं तो इनपुट टैक्स उस पे से घट जाता है, तो जीएसटी की राहत कम हो जाती है।
ये दही, लस्सी, छाछ, आटा, जिन चीजों का जिक्र प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, इन पर कौन सा इनपुट टैक्स है, मैं ये जानना चाहती हूँ। लस्सी पर क्या इनपुट टैक्स है? और क्या आप गरीब को ये नहीं कह रहे कि तुम हाइजीनिक ठेले का खाते रहो, हाइजीनिक खाने का हक सिर्फ धनाढ्य का है, और वो भी अगर धनाढ्य 25 किलो से ज्यादा खरीदने की औकात रखता है तो वो टैक्स नहीं देगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये जो वक्तव्य है, ये फिर से पूरे देश को सुनना चाहिए। मैं उत्तर दे कि दूंगा। पहले टैक्स नहीं था, अब कर दिया। ये किस तरह की गौरव जी इसका जवाब दीजिए, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। आप स्टेट्स पता है गौरव जी, आम आदमी के मन में ये आता है कि पहले तो तनख्वाह में ही इतना टैक्स कटता है, उसके बाद से आप जो खाने पीने खरीदने के लिए भी जाए तो ऐसा लगता है कि सरकार सोचती रहती है कि अब किस पर नया टैक्स लगाया जाए। तो ये लीजिए, अब पैकेज फूड है, इस पर टैक्स लगा दीजिए। मतलब अपने अपने पेट प्रोजेक्ट्स को, जो मैंने आपसे पहले सवाल पूछा था, कोविड खत्म हुआ साहब, कोविड खत्म हुआ तो उसके बाद जो ये आप फ्री राशन पानी ये सब योजनाएं कर रहे हैं, क्या उस पर भी आप इकोनॉमी के नजरिए से सोचेंगे, या उन लाभार्थियों को अपने वोट बैंक की तरह आगे रखने के लिए देते रहेंगे इसी तरह से पैसा, और इसीलिए टैक्सेशन में इस देश में इजाफा होता चला जाएगा? दोनों प्रश्नों का जवाब गौरव जी। देखिए, जो सवाल मैंने उठाए थे कि आप ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में, जिसमें श्री के.एन. बालगोपाल केरला से, श्री शांति कुमार धारीवाल राजस्थान से और डॉक्टर अमित मित्रा पश्चिम बंगाल से, इन लोगों ने तो सिफारिश करी कि टैक्स जो रेजीम है उसका रैशनलाइजेशन होना चाहिए, और अगर बात मान ली गई तो यहां पे विरोध कर रहे हैं। जीएसटी काउंसिल में भी विरोध नहीं किया, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। दूसरा सवाल पूछा था कि जब वैट लगाते थे, पंजाब में आपकी सरकार थी इन्हीं उत्पादनों पे, तो वो ठीक था क्या? उस पर भी कोई उत्तर नहीं दिया। अब आपने आम आदमी की बात करी तो मैं आम आदमी की भी बात कर लेता हूं। अंजना जी, ये तथ्य है कि जीएसटी लागू होने के बाद, और जीएसटी सपना देखा था कांग्रेस की सरकार ने, लागू नहीं कर पाए क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं थी, लागू किया नरेंद्र मोदी जी ने, और जीएसटी के लिए विशेष सत्र हुआ और कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कार कर दिया। लेकिन आम आदमी की चिंता हमें है, और मैं ये आंकड़ा आपको दे दूं, करीब 1200 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मास कंजम्पशन के हैं, आम आदमी इसका इस्तेमाल करता है, और 1180 के आसपास इसमें जो है या तो 12% टैक्स लगता है और या 12% से कम लगता है, जो कि पहले जो वैट लगता था उससे काफी कम है। ये क्या दर्शाता है कि आम आदमी की हमें चिंता है। दूसरी बात, 8 साल में आप बताइए इनकम टैक्स स्लैब क्या बढ़ा है? नहीं बढ़ा है, क्योंकि आम आदमी की हमें चिंता है। जो हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, ये हमने शुरुआत करी, 1 रुपए का घोटाला नहीं होता, आम आदमी का क्या इससे फायदा नहीं होता? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 1,80,000 करोड़ रुपए हमने दिए हैं, 12 करोड़ किसान लाभान्वित हुए, इससे क्या फायदा आम जनता का नहीं हो रहा? आज बड़ी बात क्या है, विरोध करने के लिए विरोध करना है, और मैं आपको 2 उदाहरण दे दूं। आज देखिए, आर्मी ने अग्निपथ का एक नोटिफिकेशन निकाला, ये वही नोटिफिकेशन है जो प्रक्रिया पहले चलती थी, लेकिन विरोध किया, अब औंधे मुंह गिर पड़े क्योंकि वो एक जैसा। इससे कुछ दिन पहले, क्योंकि सत्र चलेगा तो एक सिक्योरिटी का एक गवर्नमेंट ऑर्डर आता है कि सिक्योरिटी पार्लियामेंट हाउस के पास बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है और इससे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इन्होंने विरोध किया, बाद में हमने दिखाया कि यही गवर्नमेंट ऑर्डर कांग्रेस की सरकारें भी करती थी। आप जीएसटी का विरोध करेंगे, 1 रैंक 1 पेंशन का विरोध करेंगे, नेशनल वॉर मेमोरियल का करेंगे, आर्टिकल 370 का करेंगे, सीएए का करेंगे, विरोध करेंगे, चर्चा और संवाद नहीं करेंगे। जब इनको मंच मिलता है चर्चा करने के लिए, वहां स्वीकृति देते हैं, बाहर आके छाती पीटते हैं कि देखिए क्या हो गया, गलत हो गया। ये कितना सुप्रिया जी, एक छोटा सा जवाब सिर्फ प्लीज, क्योंकि मुझे अन्य मेहमानों के पास भी जाना है। अंजना जी, मुझे लगता है कि जीएसटी एक तथ्यात्मक मुद्दा है, तथ्यों पर बात करिए ना। मैं तो तथ्यों से 2 सवाल पूछ रही हूँ। प्राइम मिनिस्टर 2 मुहे बयान क्यों देते हैं, और 25 केजी से ज्यादा पर जीएसटी क्यों नहीं है, 25 केजी से कम पर क्यों है? लस्सी और छाछ, आप बीच में मत बोलिए, लस्सी और दही पर जीएसटी है लेकिन दूध पर जीएसटी नहीं है, तो इनपुट टैक्स सुप्रिया जी आपकी सब बातें सही मान लूंगी, अगर कोई डिसेंट नोट है आपके पास जो मीटिंग में रखा हो वित्त मंत्री, दोनों प्रश्नों के उत्तर दे दे। अच्छा सवाल उठाया आपने,
अच्छा सवाल उठाया आपने, बहुत बढ़िया सवाल। प्लीज गौरव जी भी। फाइनेंस मिनिस्टर के 14 ट्वीट्स, एक मिनट, फाइनेंस मिनिस्टर के 14 ट्वीट्स में 2 बड़े बढ़िया शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, कंसेंसस, वो यूनानिमस से हट गई हैं। मिनट्स निकाल दीजिए मीटिंग के। कंसेंसस का मतलब होता है डिसेंशन था लेकिन अंततोगत्वा सब लोगों ने मिलकर एक राय ले ली। यूनानिमस होता है सब एक पेज पर थे। फाइनेंस मिनिस्टर बार बार कंसेंसस यूज कर रही है। मेरा सिर्फ ये कहना है, जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेटरी बॉडी जो हुआ सो हुआ, ये कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि विपक्ष या आम जनता इसके खिलाफ प्रदर्शन नहीं करेगी, इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगी, सदन में यह मुद्दा नहीं उठेगा। अगर सदन में महंगाई का मुद्दा नहीं उठेगा तो हम क्या आरती करेंगे सदन में बैठकर इन लोगों की? मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे। ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा गौरव जी। तोड़ महंगाई है जहां पर आय घट गई है, सरकार का मंशा क्या है? सौरभ जी, अजय जी के पास जाने दीजिए। सौरभ जी, क्या सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहा है विपक्ष? वो कह रहे हैं कि तमाम राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर बैठते हैं, ऐसे में कंसेंसस से अगर फैसला हुआ है तो अब ये क्या सिर्फ पोजीशनिंग के लिए जनता के सामने ये विरोध हो रहा है? अंजना जी, ये बहुत ज्यादा गंभीर मुद्दा है कि इस वक्त जब जनता की कमर नोटबंदी और जीएसटी से पहले से ही टूटी हुई थी, उसके बाद कोरोना के अंदर लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरियां थी और उनकी नौकरियां चली गई। मुझे पता नहीं ये लोग जमीन पे किसी से मिलते हैं नहीं मिलते। हजारों हजार लोग हमारे यहाँ आते हैं जो अपने स्कूल में बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे क्योंकि घर के अंदर नौकरियां चली गई। इतना बुरा हाल है कोरोना के वक्त इस वक्त आम लोगों का। लोग उधार ले लेके अपना घर चला रहे हैं, महीनों से किराए के मकानों में किराया नहीं दिया हुआ। ऐसे समय में ये कहना कि आप आटे दूध जैसी चीजों के ऊपर टैक्स लगा दें, ये किसी सरकार को जो है शोभा नहीं देता। और इसके अंदर कम से कम ये तो कभी नहीं कहना चाहिए था कि क्योंकि कांग्रेस ऐसा करती या कांग्रेस ऐसा ले आती इसलिए हम ले आएंगे। कांग्रेस अगर ऐसा करती थी तो कांग्रेस को देश के लोगों ने 40 सीटें लेके पिछली 2 बार से विपक्ष में बिठा रखा है। आप तो कांग्रेस की बुराई कर करके इतना आगे तक बढ़े हैं। आप ये उदाहरण नहीं ले सकते कि कांग्रेस ऐसा करती, कांग्रेस ऐसा करती। दूसरी बात, कॉर्पोरेट टैक्स की अगर हम बात करें तो 30% कॉर्पोरेट टैक्स हुआ करता था, उसको घटा के आपने 22% कर दिया। देश का 1.5 लाख करोड़ रुपए का सालाना घाटा हो रहा है, वहां तो आप लोगों के ऊपर से टैक्स कम कर रहे हैं, उद्योगपतियों के ऊपर, अपने मित्रों के ऊपर, और गरीब जनता के ऊपर टैक्स लादा जा रहा है। उद्योगपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए का लोन सरकार ने माफ कर दिया। वो पैसा किसका है 11 लाख करोड़ रुपया? वो हमारा, आपका, गरीब लोगों का, मजदूरों का, रिटायर्ड लोगों का, फौजियों का, टीचर्स का, छोटे छोटे दुकानदारों का, उनका पैसा था। आपने 11 लाख करोड़ रुपया इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ कर दिया। अब आप गरीब जनता का खून चूसने के लिए जो है आप ये स्कीम ले आए कि अब एक नई चीज के ऊपर टैक्स लगा दें। और जब प्रधानमंत्री, जो देश के सबसे बड़े चुने हुए नेता हैं, उन्होंने खुद अगर पब्लिकली एक बात कही है, ये बात सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की नहीं है, ये एक प्रधानमंत्री कार्यालय की बात है कि प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से कहा कि मैं ये जीएसटी इसलिए लाया हूं क्योंकि इन चीजों पे देखिए साहब, मैंने टैक्स हटा दिया, टैक्स लगता था। फिर ये तो पूरा का पूरा धोखा हो गया लोगों के साथ। आप जिस बात पे जीएसटी लेके आए थे, आप उसी चीज के ऊपर पलट गए। प्रधानमंत्री जी को लोगों के आगे सफाई देनी चाहिए इसके लिए कि भाई ये मेरे को क्यों करना पड़ा। ये सीधा सीधा देश के लोगों के साथ धोखा है। और ये कहना कि कांग्रेस जीएसटी लाना चाहती थी तो तब बीजेपी विरोध क्यों करती थी? इसका मतलब आप सिर्फ विरोध करने के लिए जो है इस चीज का विरोध करते थे। आपके मन में कोई विरोध नहीं था, क्योंकि कांग्रेस ला रही थी जीएसटी तो बीजेपी उसका विरोध करती थी। अब बीजेपी क्योंकि सरकार में आ गई तो बीजेपी कहती है कि चलिए अब जीएसटी लेके आए। मेरे हिसाब से ये पूरी तरीके से जनता के गले घोटने वाला फैसला है। ठीक है, एक साथ जवाब दीजिएगा। जय आलोक जी, इनकी बातों का भी जवाब। साथ ही सुप्रिया जी वो कह रही हैं कि क्या आरती उतारेंगी सरकार का? वो जाहिर तौर पर सदन में ये तमाम मुद्दे उठाएंगे। और इस देश का दुर्भाग्य ही है कि जो इस देश में सबसे रिचेस्ट 1% है, उसके पास मोर देन 4 टाइम्स ऑफ टोटल फॉर 70% पुअरेस्ट है। उनके पास पूरा धन इस वक्त एकत्रित है। और जो टैक्स पेयर है वो उस पर टैक्स की मार मारते रहिए, हर कदम पर मारते रहिए। तो झेल तो रहा है आम व्यक्ति। ये सिर्फ विपक्ष का विरोध नहीं है, जनता का विरोध को फैक्टर इन करना जरूरी नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है अंजना जी। और मैं इसको मानता हूं कि बहुत अच्छी पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है सभी के दलों के द्वारा।
देखिए, अभी मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस होती क्या है, बहुत अच्छे से जानता हूं। सही बात है, जीएसटी काउंसिल में किसी ने विरोध नहीं किया। अगर विरोध करता तो आपको लगता है कि इतने मीडिया savvy चीफ मिनिस्टर्स हैं हमारे विपक्ष के पास कि हर छोटे इंस्टेंस पे सीएम के पास आ जाते हैं, कैमरा पे आ जाते हैं। 28 जून की बैठक, आज हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं 19 जुलाई को, इतने दिन तक कोई चुप रहता नहीं, चुप रहा। पैसे सब राज्य को चाहिए अपने खर्च करने के लिए, अपने लोगों का विकास करने के लिए। जब दिल्ली ये सारा 490 करोड़ 21-22 में सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर सकता है, लेकिन 5% टैक्स की मार उनको भी चुभती है, जनता को बताना है, पोस्चरिंग ऑफ पॉलिटिक्स करनी है, वो तो बहुत जरूरी है ना। खुले में आज मैं कहता हूं, बिल्कुल विश्वास के साथ कह रहा हूं कि इस टैक्स की मार का सबसे ज्यादा असर अगर इलेक्टरली किसी पे पड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी पे ही पड़ रहा है। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका रूरल इकोनॉमी में ये पैक्ड फूड्स और पैक्ड प्रोडक्ट्स नहीं जाते। ऑक्सफैम का डेटा है कि 1% अमीर के पास 40% नेशनल वेल्थ है, देश की संपत्ति, और 10% जो टॉप % रिच है 10%, उनके पास 74.3% है। अब ये मिडिल क्लास, ये लोअर मिडिल क्लास क्यों झेले? बीजेपी को नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, ये तो बात की बात है, लेकिन आपकी टैक्सेशन पॉलिसी है क्या? ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे? बात बीजेपी को नहीं, मैं ये टैक्सेशन पॉलिसी की बात यह है, यहाँ पे एक आप टैक्सेशन पॉलिसी रखना चाहते हैं, पैसे सब कमाना चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस में क्रिटिसिज्म करने में कोई एक दूसरे से पीछे नहीं रहेगा। मैं तो आज ये कहता हूं कि बिल्कुल रिकमेंडरी बॉडी है जीएसटी, और गवर्नमेंट के पास पूरी पावर होती है वापस लेने की। वापस ले गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री जी या बाकी वित्त मंत्री जी लोग बैठ के सोचें इस बारे में, क्योंकि इस पे चोट पड़ रही है लोअर मिडिल क्लास को, मिडिल क्लास को। अपर मिडिल क्लास को नहीं चोट पड़ेगी, जैसे सुप्रिया जी ने कहा कि 25 किलो के ऊपर का डब्बा ले जाएंगे दो निकाल के, उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लोअर मिडिल क्लास को, जिसके बजट होता है 10 किलो चावल, जिसका घर चल जाता है, उसको ये चोट पड़ेगी। और वो ऑलरेडी सैलरीड क्लास है। गांव में कोई चावल आपका पैक नहीं खरीदता है, गांव में कोई आटा पैक नहीं खरीदता है, सब चक्की से पिसवा के ले आते हैं। दूध भी ओपन नहीं आता है, पनीर भी ओपन आती है। ये सही बात है, बिल्कुल ये सोचनीय विषय है। ये 5% का लोड पड़ेगा, लेकिन जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज की बात है, हमाम में सभी नंगे हैं, सब चाहते हैं पैसा है, सब चाहते हैं पैसा अपने हिसाब से खर्च हो, मीठा सब कोई खाना चाहते हैं। जब क्रिटिसिज्म की बारी आती है तो स्वाभाविक है जो केंद्र में रहेगा क्रिटिसिज्म उसी की होगी। ठीक, एक सेकंड बस आ रही हूँ। सुप्रिया जी, आप हाथ बहुत देर से उठाई हुई है, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए ना। अगर वित्त मंत्री ये डेटा सामने रख रही है, सवाल तो हमसे है। हाँ ठीक है, छोटा सा एक बार लेकर 2000 करोड़ पंजाब की सरकार ने टैक्स लिया है राशन पर, अनाज पर, 2000 करोड़, उस पर क्या एक्सप्लेनेशन? मुझे वित्त मंत्री से बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। पढ़ी लिखी औरत है वो, ऐसा क्यों झूठ कह रही है मुझे नहीं पता। आपको एक छोटा सा आंकड़ा दे देती हूँ। यहाँ पर बातें हो रही है कि सारे राज्य नोच खटोच रहे हैं पैसे के लिए। जी नहीं, छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य के बारे में आपको बताती हूँ कि कॉम्पनसेशन क्यों देना पड़ा, क्यों वैट से लोग जीएसटी में आने को अग्री हुए, क्योंकि अरुण जेटली जी ने ये प्रॉमिस किया था कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो होगी, आपका रेवेन्यू आएगा, और जब तक नहीं आएगा आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। क्यों ऐसा करना पड़ा? छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में 14,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ है जीएसटी के चलते। तो यहां पर कोई बैठ के प्रवचन न दे कि पैसे के लिए स्टेट्स कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। मैं फिर से वही बात पर जाऊंगी, प्रपोजल कौन लाया जीएसटी काउंसिल में? प्रपोजल का लाने का काम वित्त मंत्री सीतारमन जी ने किया। मैं एक बात और कहना चाहती हूं, निर्मला सीतारमन जी से बेटर कोई कंडीशन ही नहीं जानता है। 80 रुपए पे $1 पर रुपया टूट गया, रुपया जितना टूटेगा इन्फ्लेशन उतना बढ़ेगा, जीएसटी आप बढ़ाए जा रहे हैं। ये कौन सी इकोनॉमिक्स है? क्या कर रहा है? और अंत में एक बात, अंजना जी, एक बात का मैं आपके सामने जिक्र इसलिए करना चाहती हूं क्योंकि हर टीवी डिबेट पर ये होता है टैक्स पेयर पे मार। ये मार टैक्स पेयर पे नहीं है, ये मार हर इंडियन पर है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है और ये गरीब से गरीब आदमी, अमीर से अमीर आदमी जितना दे रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट जस्ट अबाउट टैक्स पेयर्स, दिस इज अबाउट एवरी इंडियन हु इज कंज्यूमिंग दीज थिंग्स। ठीक है गौरव जी, अब सबकी बातों का जवाब दीजिए। हाँ, देखिए, सबसे पहले ये जरूरी है कि गलत तथ्य ना रखे जाएं। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने बोला कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने बार बार कॉन्सेंसस कहा है और यूनानिमस नहीं कहा है। अंजना जी, मैं 11वें नंबर का ट्वीट है उनका, दर्शकों के लिए इसलिए रख रहा हूं ये कि देखे कैसे झूठ बोला जाता है आपके चैनल पे बैठ के। और निर्मला जी का ट्वीट शब्दशाह पढ़ रहा हूं, दिस वॉज अ यूनानिमस डिसीजन बाय द जीएसटी काउंसिल।
all states were present in GST Council when this issue was presented by the group of ministers on rate rationalization in the 47 meeting held in Chandigarh on June 28, 2022. Unanimous decision. सुना? तो पहला तो इन्होंने झूठ बोल दिया, कॉन्सेंसस और यूनानिमस नहीं है। I will answer that दूसरी question. बात इन्होंने कही कि 25 केजी से जो कम में अगर कोई खरीद रहा है तो उस पे जीएसटी नहीं लग रहा है। तो देखिए अंजना जी, एक बात समझनी होगी, कई बार ऐसा होता है पैकेज प्रोडक्ट है, लेकिन आम आदमी जो है, ये जो बंगले में रहते हैं ना, सिक्योरिटी में चलते हैं और जिनका जन्म ही एक उपनाम के साथ हुआ है, वो नहीं जानते, लेकिन वो 25 किलो से कम भी ले सकते हैं ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, और इसीलिए आम आदमी का ध्यान रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। तीसरी बात जो आम आदमी पार्टी ने करी, मैं वो भी उठाना चाहता हूं। देखिए, जो कोविड के संकट में भी ऑक्सीजन नहीं दे पाए, जो कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया, और इनको दही का, इनको चावल का, गेहूं का क्या पता होगा, ये तो शराब की जो दुकानें हैं वो खुलवा रहे थे टैक्स के लिए। आज जब हम जीएसटी के टैक्स में एक कम बढ़ोतरी कर रहे हैं तो ये बातें बता रहे हैं। कोविड में शराब की दुकानें टैक्स कलेक्शन के लिए किसने खुलवाई थी? और मैं इतना ही कहूंगा, देखिए आप मुद्दा उठाइए, लेकिन अंजना जी, राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने क्या उठाया है? उन्होंने कहा है अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये आंकड़ा मैं अनएम्प्लॉयमेंट का भी रख दूं। आज राजस्थान में 30% अनएम्प्लॉयमेंट है, उत्तर प्रदेश में 2.8 है, मध्य प्रदेश में 0.5 है, गुजरात में 3% है, कर्नाटका में 3.7 है। दूसरी बात उन्होंने गैस और एलपीजी की कही है। अब राहुल गांधी जी से भी हम बड़ा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। राहुल गांधी जी ये जनवरी 2014 में सरकार में आप थे और गैस एलपीजी का सिलेंडर था 1241 रुपए, मतलब 25% अभी का जो दर है उससे भी महंगा। तो ये आप कब जागेंगे? तीसरी बात, आप कह रहे हैं अनाज पर भी जीएसटी लग रहा है, तो ये सवाल मैंने पहले भी पूछा और मैं दोबारा दोहरा देता हूं। अगर अंजना जी इन्होंने वैट लगाया और उसके बाद आम जनता पे एक असर पड़ा और वो भी बेईमानी और भ्रष्टाचार करते थे, आम जनता तक रुपया नहीं पहुंचता था, हमारा एक एक रुपया आम जनता तक जाता है, तो ये सही है और हम गलत है। और जब इनको मौका मिला तो इन्होंने अपनी बात नहीं रखी। परेशानी ये अंजना जी, ये लोग आज के जो मुद्दे हैं उनको ना समझ पाते हैं, ना आम जनता से इनका कनेक्ट है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता बैठी हैं। मैं एक ही बात कहूंगा, संसद का सत्र चल रहा है, वहां शोर हल्ला मत मचाइए, डेस्क पे मत खड़े होइए, एक अच्छी चर्चा वहां पे भी हो सकती है, आज तक पे भी हो रही है, चर्चा से कोई दूर नहीं भाग रहा। लेकिन गौरव जी, प्रमाण, सारे तथ्य कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है, इसीलिए सत्र बात सिर्फ विपक्ष के विरोध की नहीं है, बात सिर्फ विपक्ष के विरोध की नहीं है, और इसको विपक्ष का सदन में हंगामा से सिर्फ जोड़ के खत्म मत कीजिए। कुछ नया तरीका सोचिए जिससे अमीरों पर टैक्स और बढ़ाया जाए, आम आदमी को राहत मिले। आप लोग ऐसे नायाब आइडियाज क्यों नहीं सोचते हैं सर, जिससे आम आदमी पर, मिडिल क्लास पर मारना पड़े? आपको अपने सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू भी होता रहे, जो आपको सरकारी काम के लिए चाहिए वो करिए, मिडिल क्लास पर क्यों मार सर? अनाज, गेहूं, दाल, आप सोचिए कि दूध, दही, लस्सी, छाछ, टेट्रा पैक, जिस पर आधा मिडिल क्लास चल रहा है यहाँ वहां, आप सब पर मार कर रहे हैं। छोड़िए विपक्ष के विरोध को, कांग्रेस के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने सहमति दे दी, इससे सही नहीं हो जाता ना? आपका भी वही स्टैंड था, तब तो ये जीएसटी 5% लग रहा है ना। कांग्रेस के मत्थे डाल डालकर अपने फैसलों को कब तक सही ठहराइएगा? गौरव जी। नहीं अंजना जी, 3 बातें आपके समक्ष रखता हूं। सबसे पहले जब मैंने कहा आम जनता के लिए 8 साल तक इनकम टैक्स स्लैब नहीं बढ़ा, ये सत्य है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। दूसरी बात, आपको मालूम है महंगाई दर मेरे सामने है, 2009 में 12.3, 2010 में 10.5, 2011 में 9.5, 2012 में 10, और ये कंट्रोल होके 5, 4 और 3 तक पहुंच गई जब तक कोविड का संकट नहीं आया। तीसरी बात, आपने कहा ना ये जो अमीर हैं इनके ऊपर टैक्स क्यों नहीं लगता, तो मैं आपको एक आंकड़ा और दे दूं। मैंने आपको बताया मास कंजम्पशन के जो आइटम्स हैं वो या तो 12% पे हैं या उससे कम पे हैं, लेकिन जो लग्जरी आइटम्स हैं ना अंजना जी,
वो करीब करीब ऐसे 230 आइटम हैं जो हाईएस्ट रेट 28% पे होते हैं, और उसको भी हमने कोशिश करी है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्शन हो, तो हम उसको हाईएस्ट टैक्स स्लैब पे लेते हैं और एक दर नीचे लाके 200 आइटम्स को हमने कम किया कि कम से कम जो है टैक्स का लोड पड़े आम जनता पर। यह सच्चाई है। तो हम जब करते हैं कोई कार्य तो आम जनता को देख के करते हैं, अंत्योदय का जो हमारा सिद्धांत है उसको देख के करते हैं। लेकिन ये दोगलापन, इस पे बार बार सवाल होना चाहिए। अगर आपत्ति है तो वहां आपत्ति दर्ज करती है, और आज चैनल पे बैठ के और संसद में दिखाती कि हमारे वित्त मंत्री ने आपत्ति दर्ज करी और आपने तब भी लागू कर दिया। ठीक है, इसका छोटा सा जवाब फिर सौरभ जी आपसे। आप पर और जो क्या बात शराब की दुकानों का लाइसेंस बहुत सारा दिया गया था दिल्ली सरकार की तरफ से, अगला सवाल उस पर होगा। सुप्रिया जी जवाब दीजिए। अब दोगलेपन की बातें उन लोगों को तो नहीं करनी चाहिए जो वर्किंग ग्रुप चेयरमैन गुजरात चीफ मिनिस्टर होके कहते थे जीएसटी बड़ा हानिकारक है, प्रधानमंत्री बनते ही जीएसटी लागू करना था। दोगलेपन की बातें उनको नहीं करनी चाहिए। तो 2019 में कहते थे पहले इस पर टैक्स लगता था, हमने हटा दिया, फिर लगा दिया। छोड़ दीजिए इस बात को। 12 of 14 एंड 14 of 14 की 2 ट्वीट्स हैं निर्मला सीतारमण की, जिसमें कंसेंसस वर्ड इस्तेमाल हुआ है। अंग्रेजी आपको आती है, जरूर पढ़िएगा। लेकिन मैं एक दूसरी बात कहना चाहती हूं अंजना जी। दूसरी बात नंबर का क्यों नहीं पढ़ रही मैडम? गवर्नमेंट का 11वें नंबर का क्यों नहीं पढ़ा? आपने बोला 14 पढ़िए, बोलिए मत, 2 बार बीच में मत बोलिए। अंजना जी मैं 11वें नंबर क्यों नहीं पढ़ा? आधा सत्य क्यों बताती हैं? ये चुप रहेंगे आप। ठीक है, बेकार की बात करती हैं। 11वें नंबर वाला नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ask him to shut up now, please ask आपने him to बता shut दिया ना गौरव जी, लंबा वक्त आपको दिया गौरव जी। You shut up, you shut up, प्लीज you shut up। लेकिन अंजना जी गलत बात क्यों रखती है? यहाँ पे आके शट अप क्या होता है? आप शट अप जैसे शब्द मत बोलिए। सुप्रिया जी प्लीज मत कीजिए ऐसा। क्या होता है आप बताइए। एक सेकंड सबका ऑडियो डाउन कीजिए। एक बार फिर ये रिक्वेस्ट करते हैं, आवाज नीचे कीजिए, सबकी आवाज नीचे कीजिए। एक बार फिर से आप सबको बताते हुए कि ये मंच ऐसा है जहां पर एक व्यक्ति एक बार में बोलता है। इसको शाउटिंग मैच मत बनाइए प्लीज, अपनी अपनी बारी में बोलिए। और ये ध्यान रखिए कि कल को सड़क पर निकले तो आपको कोई ऐसा ना बोले कि अच्छा आप तो वही है ना जो टीवी पे चिल्लाते हैं या चिल्लाती हैं। इससे बचा जाए। अच्छे से अपनी दलीलें रखिए, दलीलों और तर्क में दम होगा तो एक दूसरे पर पर्सनल अटैक करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये बात मैंने सबके लिए कहा है। ये बताते हुए सुप्रिया जी अब टॉपिक पर ही बोलिएगा। जो सवाल ये बार बार उठ रहा है कि कांग्रेस हाई मॉरल ग्राउंड आज क्लेम कर रही है जनता के सामने, लेकिन यह भी सच्चाई है कि उन राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर्स, क्यों नहीं राजस्थान के वित्त मंत्री ने बोला, क्यों नहीं बोला उन्होंने कि गलत है ये? अब एक मिनट, अब आप शांत रहिए क्योंकि मेरा बोलने का मौका था, वो बीच में बोले। ठीक है मैडम, आप जिसको जिसको कहेंगी सारी दुनिया शांत रहेगी। आप बोलिए जी। नहीं अंजना जी, ये क्या है? मैंने आप किसी को शटअप बोलती है, मुझे कह रही है शांत रहिए। शांति रह रही हूं क्योंकि बहस कराना मेरा ही काम है। जब मैं बोल रही हूँ तो वो बीच में बोल रहे हैं। ये कौन सा बहस का मुद्दा हुआ? वो बीच में बोलते हैं। ठीक है, तो मैं इनको रिक्वेस्ट कर रही हूं, बोलने का टर्न है, मैं प्लीज वापस टॉपिक पर आइए। मैं टाइम नहीं वेस्ट, मैं 2 बातें फिर से बोलूंगी। दोगलापन शब्द का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने किया। दोगलापन मोदी जी ने दिखाया था। चीफ मिनिस्टर रहते हुए, वर्किंग ग्रुप चेयरमैन रहते हुए उन्होंने अपोज किया था जीएसटी को। 2019 में कहा था मैंने सब चीजों को जीएसटी मुक्त कर दिया, 2022 में जीएसटी सब चीज पर लगा दिया। यह दोगलापन होता है। आज यह समझना है कि क्या मोदी सरकार के लिए जीएसटी एक टैक्स कमाने का जरिया है या ये कंजम्पशन टैक्स है जो हर कंज्यूमर को देना पड़ रहा है। अगर कंजम्पशन टैक्स है जो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ 2% लोग इस देश में इनकम टैक्स फाइल करते हैं, लेकिन 100% लोग जीएसटी देते हैं किसी ना किसी चीज पर, तो ये टैक्स लॉबी के पीछे बिल्कुल ना छपा जाए कि हमने उनका टैक्स नहीं बढ़ाया। आपने 5% टैक्स सबसे रिच इंडियंस का घटाया, जबकि 86% इस देश की आबादी की आय 1/3 हो गई थी। छोड़िए उस बात को। ये कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट 4.7% अनएम्प्लॉयमेंट देकर आपको हम गए थे 7% से ऊपर लगातार चल रहा है। लगातार आरबीआई के कंफर्ट जोन से ऊपर इन्फ्लेशन चल रहा है। आप कह रहे हैं कौन से गैस सिलेंडर आपको मिलता था, मुझे नहीं पता। 410 पे जो गैस सिलेंडर था जो अब 1050 के ऊपर बिक रहा है। चीन के साथ आप व्यापार बढ़ा रहे हैं, यहां पर मुझे आके ज्ञान देंगे। मैं फिर से बोलूंगी जीएसटी पर। जीएसटी का डिसीजन मैं जानना चाहती हूं निर्मला सीतारमण जी ऐसी चीज क्यों लाई। अगर दूध पर जीएसटी नहीं का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो दही और लस्सी पे 5% जीएसटी कैसे बढ़ रहा है? 25 किलो से ज्यादा पर जीएसटी कैसे है? क्या ये चाहते हैं कि देश के जो गरीब है, जो निम्न मध्यम वर्ग लोग हैं,
वो लगातार खुलाई खाते रहे, वो बेचारे पैकेज हाइजीनिक चीजें ना खाएं। मैं जानना चाहती हूँ कि मत क्या है और इसके पीछे मत छुपिए कि वहां पर लोग थे। अरे लोग रहे होंगे, हम सदन में फिर भी उस पर मुद्दे पर सदन की बहस से क्यों भागते हैं, सदन को स्थगित क्यों करते हैं? गौरव जी का जो सवाल था सदन को स्थगित, आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी कोविड में रेवेन्यूज बढ़ाने के लिए शराब की दुकानों के बेधड़क लाइसेंस दिए और वो दिल्ली वालों ने देखा भी। तो सबके अपने अपने तरीके हैं टैक्स कलेक्शन के। देखिए, मैं गौरव भाटिया जी को चैलेंज कर रहा हूं बड़े आसान शब्दों के अंदर। अगर वे साबित कर दें कि दिल्ली सरकार ने नई शराब की दुकानें कोविड के समय में टैक्स बढ़ाने के लिए खोली थी, या तो ये राजनीति छोड़ देंगे या मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप अगले दिन कभी भी 1 घंटे की बहस रख लीजिए जिसके ऊपर हम ये चर्चा कर सकते हैं। और अगर ये लोग जीएसटी को बढ़ाने के तर्क कांग्रेस की सरकार के अंदर ढूंढ रहे हैं तो ये इनके लिए बहुत शर्म की बात है, क्योंकि कांग्रेस को लोगों ने 40 सीट देकर लोकसभा में अपोजिशन में पिछले 8 साल से इसीलिए बिठा रखा है क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा था और आप कांग्रेस के खिलाफ इन्हीं बातों पे चुनाव जीत के आए थे। अब आप हर चीज के अंदर अगर कांग्रेस का ही नाम लेते हैं कि हमने इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस ने किया था, हम ये करेंगे क्योंकि कांग्रेस करती थी, ये गलत है। दूसरी बात, जब आप टैक्स बढ़ा रहे हैं आपके मन में थोड़ा सी उदारता होनी चाहिए, जनता के आगे आपके मन में एक क्षमा भाव होना चाहिए कि भाई हमें टैक्स बढ़ाना पड़ रहा है, हमारी ये मजबूरियां हैं, इस कारण बढ़ाएंगे, ये हमारे खर्चे हैं। आप जिस घमंड से चीख के चिल्ला के एक चैनल पे कहते हैं कि साहब हम तो बढ़ाएंगे क्योंकि ये बढ़ाएंगे और हम बहुत महान है, इस तरीके को जनता देखती है। मैं जानता हूं इस वक्त भाटिया जी ये सोच रहे होंगे यार 2 दिन जनता रोएगी, फिर हिंदू मुसलमान की कोई नई बहस छेड़ देंगे, जनता भूल जाएगी, जनता फिर से हिंदू मुसलमान के अंदर लग जाएगी, इसलिए ये बढ़ा रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस है इनके दिमाग में कि जनता को मुद्दे से भटका देंगे, वरना इस तरीके के टैक्स बढ़ोतरी के बाद किसी भी चुनी हुई सरकार को, और मैं समझता हूँ बीजेपी को भी, बड़ा खामियाजा जवाब दीजिए गौरव, जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो अंजना जी, जब तथ्यों पे बात होती है, प्रश्न पूछे जाते हैं, दूसरे पैनलिस्ट को शटअप करना हो सकता है कांग्रेस पार्टी का चरित्र हो, हमें तो नहीं सिखाया है। और किस बात पे आपत्ति दर्ज करी गई, जिस तरह से इन्होंने हमें सुना, हमने भी इनको सुना, आपका चाल चरित्र लेकिन शांत करा लीजिए। ये वो पत्रकार हैं जो दलाली कर रही थी कांग्रेस की। जब ये पत्रकार थी तो पॉलिटिक्स में प्लीज गौरव जी प्लीज पर्सनल रिमार्क्स मत कीजिए, मैं आपको रोक रही हूँ गौरव, प्लीज गौरव जी प्लीज आवाज सबके नीचे कर दीजिए तुरंत, क्योंकि अब शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। प्लीज बस कीजिए, ऐसा दिन ना आ जाए जब बच्चों को हटाना पाए कि टीवी डिबेट मत देखो। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ गौरव जी, प्लीज टॉपिक पे रहिए। शटअप पर हमने आपत्ति दर्ज कर दी थी सब, प्लीज ऑडियंस के टाइम को रिस्पेक्ट कीजिए। गौरव जी प्लीज इशू पर जवाब दीजिए। 1 मिनट अंजना प्लीज गौरव जी प्लीज, मैं कह रही हूँ। मैं इशू पे ही जवाब दूंगा, मैं इशू पे ही। चलिए, आपने कहा, आपकी बात का सम्मान कर लेता हूं और दर्शकों का सम्मान है इसलिए। देखिए, मैंने तारीख बताई 1 जनवरी 2014, गैस सिलेंडर का प्राइस 1241 रुपए था। और मनमोहन सिंह जी से जब पूछा जाता था ना, तो अंजना जी वो क्या कहते थे मालूम है? पैसा जो है वो पेड़ों पे नहीं लगता है। अब ये देखिए, आप बताइए, ये ठीक है क्या? बोलिए अंजना जी, आप चुप कराइए, आप बीच में इनको चुप कराएंगी, मैं आपकी बात। ठीक है, चुप है प्लीज। नहीं, हमने आवाज नीचे कर दी, एक बार में एक ही व्यक्ति बोलेगा। उत्तर ये होता था कि धन्यवाद अंजना जी, तब मनमोहन सिंह जी कहते थे कि पैसा पेड़ों पे नहीं लगता। और मैंने बड़े ध्यान से सुना। मैं एक बात और याद दिला दूं, गैस का सिलेंडर जो है, हमने ये सुनिश्चित किया कि आम जनता तक 9 करोड़ गैस सिलेंडर पहुंचे, महिलाओं को उनका हक मिले। इससे पहले चुनौती देके कहता हूं, किसी सरकार ने 9 करोड़ गैस सिलेंडर पहुंचाए हो आम जनता तक मुफ्त, तो बता दें। रेणुका चौधरी जी, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा था जो आज हमने उठाया। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।